हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय हिस्ट्री चैनल हिस्ट्री हब। आज हम सल्तनत काल की भू राजस्व व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे और ये हमारा आर्थिक व्यवस्था का जो लेक्चर चल रहा है, इससे पहले हमने एक लेक्चर दिया था आर्थिक व्यवस्था के ऊपर और ये हमारा इसका दूसरा लेक्चर है भू राजस्व व्यवस्था। तो सबसे पहले देख लेते हैं भू राजस्व निर्धारण की प्रणाली क्या थी, कौन सा ऐसा सिस्टम था जिसके तहत वो भू राजस्व का जो भी भू राजस्व लागू करते थे उसका नियम क्या थे, उसके किस तरह के सिस्टम्स थे। तो इस समय हमको मोटे मोटे तौर पे 3 प्रणालियां मिलती हैं। सबसे पहली है बटाई प्रणाली, जिसको हम गल्ला बख्शी भी बोलते हैं, भावली भी बोला जाता है कई जगह पे, और इसको हासिल भी बोला जाता है और जमा भी बोला जाता है। तो ये जो बटाई प्रणाली है ये क्या है, सबसे पहले देखते हैं। इसमें जो राज्य था वो जमीन की पैदावार के आधार पे अपना हिस्सा मांगता था। तो अगर मान लीजिए पैदावार जैसे हो रही है 100 किलो, तो उसमें राज्य जो है अपना हिस्सा कुछ मांग लेगा कि कितना किलो उसको राज्य को चाहिए। और ये जो बंटवारा हो रहा है, अब इसको क्या बोल रहे हैं, जो किसान है जिसने उत्पादन किया है और जो सरकार है जो राज्य है, उसके बीच में बंटवारा ही है एक तरह से। तो ये जो बंटवारा हो रहा है ये 3 प्रकार से इसका बंटवारा किया जाता था राजस्व के निर्धारण के लिए। पहला बंटवारा है, इसको बोलते हैं खेत बटाई, दूसरा है लांग बटाई और तीसरा है रास बटाई। अब ये तीनों जो तरीके हैं अलग अलग तरीके हैं और किस तरह से बंटवारा किया जाता है उसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा पिक्चर से समझा देता हूँ। खेत बटाई अगर आप देखें, जिस तरह से सरसों का खेत दिख रहा होगा आपको, खेत बटाई का मतलब है जिस समय फसल खेतों में खड़ी है उसको देख के सरकार का एक अधिकारी आएगा, वो उस फसल को देखेगा खेत में कितनी फसल खड़ी है और किसान के साथ एक समझौता करेगा कि उसमें से उसको कितना हिस्सा चाहिए या कितना प्रतिशत फसल जो है उसके हिस्से में आ जाएगी। तो इसको बोलते हैं खेत बटाई का निर्धारण करना, मतलब भू राजस्व का जो निर्धारण हो रहा है वो खेत बटाई के आधार पे हो रहा है, यानी कि जब खेत है उसी को बांट दिया गया है। लंग बटाई जो होता है वो जब खेतों से फसल को निकाल लिया जाता है और जब वो खलियान में आती है, गट्ठर बना के रखे जाते हैं, लेकिन अभी तक उससे जो है भूसा अलग नहीं किया गया, अनाज नहीं निकाला गया है और ये इस तरह से गट्ठर बने हुए हैं, जैसे आपको दिख रहे होंगे गट्ठर बने। फिर आप लोगों ने अगर गांव में कभी देखा हो तो महिलाएं या उसको गट्ठर को बांध के और पीट के उसमें से अनाज को अलग करती हैं और भूसा अलग करती हैं। तो जिस समय इसको गट्ठर बना के रखा गया है, मतलब जब पूरी की पूरी जो फसल है वो खेतों से निकल के अब खलियानों में पहुंच गई है और वहां पे जो बंटवारा हो रहा है इसको बोलते हैं लांग बटाई। इसके बाद जो तीसरा है, सबसे आखिरी, इसको बोलते हैं रास बटाई। रास बटाई क्या है, जब ये खलियान से जो फसल निकली है उसमें से जब भूसा अलग कर दिया गया पीट के और अनाज को अलग निकाल दिया गया। तो अब आप देखो इस तरह से अनाज की बोरियां बनी हुई हैं, अनाज के गट्ठर रखे हैं और ये जो अनाज के जो बोरियां और जो गट्ठर हैं इसमें जब हिस्सा बांट किया जाएगा किसान और राज्य के बीच तो उसको बोला जाएगा रास बटाई। तो ये मोटे मोटे 3 तरीके थे जिससे हम जो बटाई प्रणाली है उसको लागू करते थे ये सल्तनत काल में। और जो सबसे ठोस जो तरीका था वो है रास बटाई। जैसे आप देखोगे इसमें एकदम आपको वास्तविक कितना अनाज जा रहा है वो पता चलता है। अब खेतों में अनाज कितना खड़ा है उससे इतना वास्तविक निर्धारण नहीं हो सकता, क्योंकि हो सकता है जब अनाज को निकाला जा रहा है खलियान तक लेके जाया जा रहा है तो कुछ पशु जो है उसको खा जाए या कीड़े लग जाए पेड़ पौधों में, तो वहां पे इतना सटीक उसका निर्धारण नहीं हो सकता जितना कि रास बटाई में हो सकता है। क्योंकि अब क्या है, हमारे पास जो अंतिम में जो अनाज बचा है जो इस्तेमाल होने वाला है वो उसके ऊपर कर निर्धारण हो रहा है और उसमें जो राज्य है वो अपना हिस्सा ले रहा है। ये हो गई आपकी पूरी बटाई प्रणाली। दूसरी है मुक्तई और कनकूत प्रणाली होती है, इसको हम मुगल काल में ज़्यादा देखेंगे। और इसमें क्या है, किसान और राज्य के बीच आपसी समझौते के अनुमान के आधार पे लगान निश्चित किया जाता था। तो मतलब ये दोनों एक अनुमान लगाते थे, राज्य का अधिकारी आएगा और किसान होगा, उन दोनों के बीच कुछ वो समझौता करेंगे और वो समझौता किस आधार पे होगा, एक अनुमान लगाया जाएगा कि इतना जो है कर दिया जाएगा। तीसरी जो है वो है मसाहत प्रणाली। ये सबसे ज़्यादा मशहूर हुई है अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्योंकि इसको लागू करने का श्रेय अलाउद्दीन खिलजी को ही जाता है। और ये मसाहत प्रणाली आगे चल के विस्तृत रूप लेती है जब शेरशाह सूरी का शासन आएगा और अकबर का जो शासन है जिसको हम बोलते हैं भू राजस्व का चरमोत्कर्ष माना गया है। तो ये जो अकबर का जो शासन का भू राजस्व का जो चरमोत्कर्ष है उसकी आधारशिला अलाउद्दीन खिलजी के समय में ही लगी है मसाहत प्रणाली में।
मसाहत प्रणाली में क्या होता है, भूमि की पैमाइश की जाती थी। पैमाइश मतलब उसकी नापा जोखा उसका होगा, जिसको मसाहत बोलते हैं, और उसके आधार पर लगान निर्धारित करने की प्रणाली थी, जिसको मसाहत बोलते हैं। इसमें भूमि के क्षेत्रफल के आधार पर उपज का निर्धारण किया जाता था, फिर उसी उपज के आधार पे कर का निर्धारण होता था। मतलब कितना भूमि का क्षेत्रफल है उसकी पहले नपाई हो जाएगी। मान लीजिए किसी किसान के पास इतना बड़ा भूमि क्षेत्र है, किसी के पास इतना बड़ा है, तो ये अगर 2 बिस्वा है तो ये 1 बिस्वा है, इसकी मतलब पूरी एक तरह से निर्धारण किया जाएगा कि किस किसान के पास कितनी ज़मीन है। और जितनी ज़मीन है, अब मान के चलेंगे वो लोग कि 1 बिस्वा में 2 किलो चावल होता है, तो 2 बिस्वा में 4 किलो चावल होगा, उसके हिसाब से कर का निर्धारण किया जाता था। ये प्रणाली जो है ये प्राचीन भारत में भी प्रचलित थी, किंतु सल्तनत काल में इसकी शुरुआत अलाउद्दीन के समय में हुई। प्राचीन भारत में इतनी विस्तृत तरीके से प्रचलित नहीं थी और नाप की इकाई भी थोड़ी सी अलग हुआ करती थी। हालांकि उस समय जो कर था प्राचीन भारत में, अगर हम कर के बारे में पढ़ें तो उसमें 1/6 हिस्सा लिया जाता था, जो कि सल्तनत काल में, क्योंकि जब मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था जो इस्लामी कानून है उसमें खिराज की जो दर दी गई है वो 1/2 से 1/4 दी गई है, तो मुख्यतः 1/3 रहा है ज़्यादातर समय में, लेकिन अलाउद्दीन के समय में 1/2 भी वसूला गया है। अब ये तो थे हमारे किस तरह से उसने कर का प्रणाली बनाई, किस तरह से भू राजस्व की प्रणाली बनाई। उससे पहले उसके बाद हम देख लेते हैं भूमि के किस तरह के प्रकार थे, मतलब कितनी तरह की भूमियाँ थी और हर एक भूमि पे अलग तरह के कर का निदान था। तो सबसे पहली भूमि का प्रकार है खालसा भूमि, दूसरी है मददे माश, तीसरी है इक्ता भूमि और चौथी है रणाका भूमि। अब ये क्या क्या हैं, सबसे पहले खालसा भूमि के बारे में पढ़ लेते हैं। खालसा भूमि वो भूमि थी जो सीधे तौर पे केंद्रीय नियंत्रण के अधीन हुआ करती थी और इससे जो आय होती थी वो सीधे सीधे राजकोष में जाती थी, और ये सुल्तान की निजी आय जो है वो भी इसी से निकलती थी, और इसको जो सुल्तान की निजी आय है उसको खालिसा बोलते थे। इसीलिए खालिसा बोलते थे क्योंकि वो खालसा भूमि से आ रही है। और राजस्व की वसूली जो है वो चौधरी और मुकद्दमों से के माध्यम से की जाती थी, और उप क्षेत्र में आमिल नाम का अधिकारी राजस्व एकत्रित कर राजकोष में जमा करता था। तो ये यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है कि आमिल नाम का अधिकारी का कार्य क्या था। तो ये वो अधिकारी था जो राजस्व एकत्रित करके राजकोष में जमा करता था खालसा भूमि से। खालसा भूमि का सर्वाधिक विस्तार अलाउद्दीन खिलजी के समय में हुआ। जैसा हमने अपने पिछले जब राजनीतिक इतिहास पढ़ा था अलाउद्दीन खिलजी का, तो उसमें बताया था कि इसने सबसे ज़्यादा खालसा भूमि में परिवर्तित किया उन भूमियों को जो इसने इससे पहले मददे माश यानी कि जो अनुदान में दी गई थी। तो मददे माश जब हम पढ़ते हैं, अभी देखते हैं, तो उसमें पता चल जाएगा आपको अच्छे से। ये वो भूमि थी जो दान में दी गई थी, मददे माश दान में दी गई भूमि। अनुदान भूमि जो थी मददे माश, ये 4 तरह की हुआ करती थी। पहली है मिल्क। मिल्क वो भूमि है जो राजा द्वारा दी गई है। वक्फ वो भूमि है जो धर्म और शिक्षा के लिए दान में दी गई है। इदरात पेंशन में दी गई और इनाम पुरस्कार में दी गई। तो यहाँ से मैच द फॉलोइंग प्रश्न भी बन जाता है, क्योंकि ये 4 हैं, मिल्क, वक्फ, इदरात, इनाम। एक तरफ दे देंगे, दूसरी तरफ दे देंगे राजा द्वारा प्रदत्त भूमि, धर्म और शिक्षा के लिए दान में दी गई भूमि। इदरात बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, ऑब्जेक्टिव प्रश्न छोटे प्रश्न में भी आता है। पेंशन में दी गई भूमि, और इनाम जो है पुरस्कार में दी गई भूमि। तो इनाम तो एकदम क्लियर है अपने शब्द से, लेकिन इदरात हमको याद रखना है, वक्फ याद रखना है। अच्छा, वक्फ को याद रखने का सबसे अच्छा तरीका है, हम आजकल न्यूज़ में सुनते रहते हैं, वक्फ बोर्ड। तो सुन्नी वक्फ बोर्ड है। सुन्नी वक्फ बोर्ड क्या है, वो धर्म का ही एक बोर्ड है। तो इससे हमको याद रखना है कि वक्फ जो है वो धर्म और शिक्षा के लिए दी गई भूमि है अनुदान में। एक समय के बाद ये जो अनुदान में भूमि दी गई थी ये वंशानुगत हो जाती हैं, और अलाउद्दीन ने प्रथम बार ऐसी भूमि को खालसा में परिवर्तित कर दिया। तो इसीलिए हम बोलते हैं कि अलाउद्दीन के समय में सबसे ज़्यादा खालसा भूमि में विस्तार हुआ है, क्योंकि उसने बहुत सारी मदद माश में जो भूमि दी गई थी जो वंशानुगत हो गई, और अब क्योंकि उनके उत्तराधिकारियों को इसकी आवश्यकता नहीं है तो उसने उसको भूमि को बदल के वापस खालसा भूमि में परिवर्तित कर दिया था। जिनकी भूमि छीन ली गई थी, अब अलाउद्दीन के समय में जिनकी भूमियाँ छीन ली गई, उनको गियासुद्दीन तुगलक ने उदारता दिखाते हुए वापस कर दिया था, और मोहम्मद तुगलक ने भी इस प्रथा को कायम रखा। अफीफ जो समकालीन इतिहासकार है, शमशेर सिराज अफीफ, वो कहता है कि फिरोज के समय ऐसे अनुदानों की संख्या सर्वाधिक थी।
क्यों सर्वाधिक थी? क्योंकि हमने जब फिरोज का मूल्यांकन किया था तो देखा था कि फिरोज अपने आप को एक महान शासक के रूप में स्थापित करना चाहता है, अपने आप को एक महान मुस्लिम सम्राट के रूप में स्थापित कर रहा है, तो इसलिए सबसे ज़्यादा अनुदानों की संख्या है। और इरफान हबीब के अनुसार ऐसे अनुदानों का महत्व आर्थिक से ज़्यादा सैद्धांतिक था। आर्थिक से ज़्यादा सैद्धांतिक, आर्थिक इसलिए कि अब ये जो भूमि दे रहे हैं, भूमि से आप क्या समझते हैं? भूमि इसलिए दी जा रही है कि वहाँ से जो भी अनाज का उत्पादन हो गया है, जो कर मिलेगा वो जिस व्यक्ति को भूमि अनुदान में दी गई है उसके व्यक्तिगत फायदे के लिए होगा। तो अब इसमें आर्थिक इतना ज़्यादा महत्व तो नहीं है। क्यों सैद्धांतिक इसलिए बोला है? क्योंकि ये जो भूमियाँ दी जाती थी ज़्यादातर ऐसे लोगों को दी जाती थी जैसे कोई साधु संत हुए या जो भी मुस्लिम समाज से जुड़े हुए धर्म के प्रवर्तक हुए, ऐसे लोगों को ये भूमियाँ दी जाती थी, तो इसलिए सैद्धांतिक रूप इनका ज़्यादा था। तीसरी तरह की भूमि है इक्ता भूमि। ये सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए, क्योंकि ये वो भूमि है जो सुल्तान अपने अमीरों और अधिकारियों को वेतन के रूप में दिया करता था। तो ऐसी भूमि जो उसने अपने अधिकारियों को दी, वेतन ना दे के उनको भूमि दे दी, और वहाँ से जो भी उपज हो रही है, जो भी कर निकल रहा है, उसमें जो कर की जो उसकी खुद का जो वेतन है उसको वो काट लेगा अमीर, और बाकी का जो कर है वो राजकोष में जमा करा देगा। और इसकी जो परिभाषा है वो निज़ामुल मुल्क तूसी की एक पुस्तक है, सियासतनामा। ये महत्वपूर्ण भी है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी बनता है। सियासतनामा बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक है निज़ामुल मुल्क तूसी की। तो इसमें इसकी परिभाषा दी हुई है इक्ता भूमि की। और इक्तादार जो है वो राजस्व वसूल करने का माध्यम भी था और कानून व्यवस्था भी बनाए रखता था, लेकिन वो भूमि का मालिक नहीं था। तो हमको ये याद रखना है कि भूमि का जो मालिक है वो सुल्तान है। उसने उसको केवल वो भूमि इसलिए दी है कि वहाँ से जो भी कर या जो भी वहाँ से उपज होगी उसमें वो अपना वेतन काट के बाकी की राशि राजकोष में जमा करेगा, और वहाँ पे कानून व्यवस्था भी बना के रखेगा और राजस्व भी वसूल रहा है। तो सुल्तान के दोनों काम हो रहे हैं, वहाँ पे कानून व्यवस्था भी बन रही है और राजस्व भी वसूला जा रहा है इक्तादारों द्वारा। लेकिन इक्तादार उस भूमि का मालिक नहीं है। क्यों? क्योंकि इक्तादार का एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरण किया जा सकता था, और सुल्तान की स्वीकृति के बिना भूमि के किसी भी हिस्से पे दावा नहीं कर सकता था इक्तादार। तो ये इक्ता जो प्रणाली है पूरी इस तरह से व्यवस्थित हुई इल्तुतमिश के काल के बाद से। इसके बाद चौथी भूमि आती है रणाका भूमि। रणाका भूमि वो भूमि है जो सल्तनत के अधीन हिंदू राजाओं की भूमि थी। मतलब जब हमने आपको पढ़ाया था अलाउद्दीन के बारे में, तो किस तरह से विजय प्राप्त करता है दक्षिण के अभियानों में, लेकिन सल्तनत में उनका विलय नहीं करता। तो ऐसी भूमियाँ जो हिंदू राजाओं के अधीन थी, या दोआब में भी क्षेत्र में बहुत सारे ऐसे इलाके थे जहाँ पे हिंदू राजा मतलब छोटे छोटे इलाकों में जो राजा थे उनकी उपाधियाँ थी, राय, राणा, रावत, ठाकुर या दीवान, ऐसे उपाधियाँ थी। तो ये अधीन तो थे सल्तनत के, लेकिन अपनी जो रियासत थी उनकी खुद की, वहाँ पे उनकी जो ज़मीन थी वो परंपरागत अधिकार बना के रखते थे, और उनको ऐसी स्वीकृति भी दी गई थी कि प्रतिवर्ष वो खिदमती देते रहें और अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र थे वो। अब ये खिदमती जो शब्द है ये मैंने अपने पिछले लेक्चर में समझाया है, तो यदि आपने वो लेक्चर ना देखा हो तो उसको जाके देख लें एक बार। उसमें बहुत सारे ऐसे शब्दावलियाँ हैं, और मैंने आपको बताया भी था कि इस लेक्चर को आप देख लीजिए अच्छे से, क्योंकि आगे चल के हम इन शब्दों का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करने वाले हैं। तो प्रतिवर्ष वो खिदमती देते रहते थे और अपने क्षेत्र में पूर्ण स्वतंत्र होते थे, और ऐसी भूमियों को रणाका भूमि कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे जो हिंदू राजा हैं उन्होंने बहुत सारे उपाधियाँ ले रखी हैं जगह जगह, छोटे छोटे, चाहे आप दोआब का क्षेत्र ले लो या मालवा के क्षेत्र में ले लो, राय, राणा, रावत, ठाकुर या दीवान, ऐसी उपाधियाँ थी उनकी। अब ये जो राजस्व का जो संकलन हो रहा है, मतलब जो राजस्व इकट्ठा हो रहा है, इसका जो कार्य है, इस पूरे कार्य को तसर्रुफ कहते हैं। तो यहाँ से एक छोटा सा ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, इसलिए हमको ये शब्द याद रखना है, तसर्रुफ। तसर्रुफ किसे कहा गया है? जो राजस्व का जो संकलन है उसे तसर्रुफ कहा गया है। अब ये तो थी हमारी मोटी मोटी पूरी की पूरी प्रणाली और भू राजस्व व्यवस्था। लेकिन अब हम अलग अलग राजवंशों के संदर्भ में देख लेते हैं कि किस राजवंश के संदर्भ में कैसी भू राजस्व व्यवस्था रही है। तो विभिन्न राजवंश में सबसे पहले प्रारंभिक तुर्की सुल्तान यानी कि जो हमारी स्लेव डायनेस्टी थी, मामलुक वंश था, उसकी कैसी व्यवस्था थी।
तो प्रारंभिक तुर्की सुल्तान जो थे भू राजस्व की वसूली के लिए हिंदू सरदारों का सहारा लेते थे, क्योंकि उन्होंने अभी तक यहाँ पे इक्ता प्रणाली को पूरी तरह से लागू नहीं किया था और बहुत सारी जगह जो पुरानी व्यवस्था चली आ रही थी उसी को उन्होंने कंटिन्यू किया, उसी को उन्होंने चलते रहने दिया। और इस समय किसानों को अपनी उपज का 1/4 से 1/3 भाग जो है भू राजस्व के रूप में देना होता था। अब आगे चल के यही अलाउद्दीन खिलजी के समय में 1/2 हो जाता है, और जिसको गयासुद्दीन तुगलक थोड़ा सा कम करेगा, लेकिन फिर से मोहम्मद बिन तुगलक के समय में 1/2 हो जाएगा, और आगे चल के फिरोज शाह तुगलक के समय में जाके ये वापस 1/3 होता है। तो कुल मिला के जो 13वीं सदी थी इसमें सल्तनत का आर्थिक आधार कमजोर रहा, इसलिए बलबन के दौर में दिल्ली के अमीर सूदखोरों के कर्जदार हो गए थे। अब बलबन के समय में यदि हम भू राजस्व नीति के संबंध में बात करें तो प्रारंभिक तुर्क जो सुल्तान थे उनका दृष्टिकोण हमको इस बात से पता चलता है कि बर्नी ने अपनी पुस्तक तारीख फिरोज शाही में ऐसा लिखा है, वर्णन दिया है कि बलबन अपने पुत्र बुगरा खां को खराज वसूली में मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की सलाह देता है। मध्यम मार्ग का अनुसरण करने की सलाह देते हुए कहता है कि खराज के वसूल करने में मध्यम मार्ग ग्रहण करना चाहिए, और ये ऐसा मार्ग हो जिससे ना तो इतना कर ले लें प्रजा से कि प्रजा दरिद्र हो जाए, और ना ही इतना कम लेना चाहिए कि वे संपत्ति की अधिकता के कारण विद्रोह कर बैठे। तो मतलब जो लगान वसूली थी बहुत ज़्यादा कड़ी नहीं थी, और मध्यम मार्ग का वहाँ पे अनुसरण किया गया है, और इससे जो दिल्ली के अमीर थे और जो सूदखोर थे वो जो दिल्ली के अमीर थे वो सूदखोरों के कर्जदार हो गए थे। अब खिलजी वंश की भू राजस्व नीति के बारे में पढ़ लेते हैं। सल्तनत के कर निर्धारण का ज्ञान सर्वप्रथम अलाउद्दीन खिलजी के समय से होता है, क्योंकि अभी तक इतना विस्तृत रूप से उसका निर्धारण नहीं किया गया है। और अलाउद्दीन खिलजी के समय में ये जो पूरी की पूरी प्रणाली, जैसे मैंने आपको बताया था मतहात प्रणाली, उसको बहुत अच्छे से लागू किया गया, और इसके लिए उसने नाप जोख यानी मताहत करवाई, जिसके लिए बिस्वा को एक इकाई माना गया। अब ये बिस्वा क्या है? बिस्वा जो है ये 1 बीघा का 1/20वां हिस्सा है, इसीलिए इसको बिस्वा बोलते हैं। 1/20वां हिस्सा है 1 बीघा का, 1 बीघा जमीन का 1/20वां हिस्सा। मालवा और राजपुताना के कुछ भागों में इस व्यवस्था को लागू किया गया था, लेकिन अवध, गुजरात, सिंध, राजपुताना और मालवा के अधिकांश भागों में भूमि की मसाहत नहीं करवाई जा सकी थी। फिर भी यह भूकर व्यवस्था उत्तर भारत के एक बड़े भाग पर लागू हम मान सकते हैं। तो इन सुधारों को कार्यान्वित करने का जो श्रेय है वो अलाउद्दीन खिलजी के नायब वजीर मामलिक शर्फ काई को जाता है। तो ये यहाँ से एक ऑब्जेक्टिव प्रश्न बनता है, क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी की जो भी इतनी बड़ी प्रणाली है उसको विस्तृत रूप से लागू करने का जो श्रेय जा रहा है वो किस व्यक्ति को जा रहा है? तो हमको ये नाम याद रखना है, मामलिक शर्फ काई। अनाज के रूप में भू राजस्व लेना उसने अधिक पसंद किया, बजाय इसके कि नकद के वो भू राजस्व ले। हालांकि जो दिल्ली के आसपास के जो क्षेत्र थे उनको छोड़कर अन्य क्षेत्रों में किसानों को भू राजस्व का नकद भुगतान करने के लिए अधिक प्रोत्साहित किया जाता था, लेकिन जो अलाउद्दीन खिलजी है वो बाकी जगह से भू राजस्व जो है वो अनाज के रूप में इसलिए लेता था जिससे उसके अनाज भंडार भरे रहें। और हमने जब इसके बारे में बहुत अच्छे से बात की थी, जब अलाउद्दीन खिलजी के बारे में पढ़ा था कि किस तरह से उसको अपनी सेना का संचालन करना है, और अनाज भंडार इसलिए भी भर रहा है कि आपातकाल की स्थिति में जो अगर मान लो अकाल पड़ जाता है या कुछ है तो उस समय सस्ते दामों पे अनाज को मुहैया करा सके। रिश्वत और बेईमानी रोकने के लिए सुल्तान ने लगान अधिकारियों के वेतन बढ़ा दिए। अब लगान अधिकारियों के वेतन बढ़ा देंगे तो जाहिर सी बात है वो फालतू में क्यों किसी से रिश्वत लेंगे, तो इसलिए एक इसकी सबसे बड़ी उपलब्धि ये थी। दूसरी, अलाउद्दीन प्रथम ऐसा शासक था जिसने पटवारियों के दस्तावेजों पर नजर डाली, और इसके सुधारों का जो दूरस्थ प्रांत हैं उस पर लेकिन ऐसा कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब जो इसके जितने भी सुधार थे वो दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों तक ही सीमित रहे, और लगान जो है वसूलते समय इसने पटवारियों के दस्तावेजों की नज़र डाली, मतलब उसकी जांच भी करवाई। तो ऐसा ये प्रथम ऐसा सुल्तान था जिसने ऐसा किया था। लेकिन इसकी मृत्यु के बाद जो इसने जितने भी सुधार लागू किए थे भू राजस्व से संबंधित वो विखंडित हो जाते हैं, और आगे चल के तुगलक वंश की जब स्थापना होती है तो भू राजस्व में
अलग से एक परिवर्तन आता है गियासुद्दीन तुगलक के साथ। तो इसके लिए बर्नी जो है, जो समकालीन इतिहासकार है, वो ऐसा हमको बताता है कि गियासुद्दीन तुगलक ने अलाउद्दीन की पैमाइश व्यवस्था त्याग दी और बटाई प्रणाली को फिर से लागू कर दिया। इसीलिए मैंने आपको बटाई प्रणाली और मसाहत के बारे में बहुत अच्छे से समझा दिया था। अभी आपको जब मैं शब्दों का इस्तेमाल करूंगा तो बेहतर समझ में आएगा कि मैं किस संदर्भ में बात कर रहा हूँ। वो बर्नी ऐसा बताता है कि गियासुद्दीन ने अब जो अलाउद्दीन ने पैमाइश की व्यवस्था जो लागू की थी वो हटा के फिर से बटाई प्रणाली को लागू कर दिया। और मसाहत प्रणाली में, अब जैसे मसाहत प्रणाली जो थी उसमें प्राकृतिक प्रकोपों का जोखिम जो है वो किसानों को उठाना पड़ता था, लेकिन बटाई में लाभ और हानि दोनों में सरकार और किसान बराबर के हिस्सेदार थे। क्यों हिस्सेदार थे? क्योंकि अब वो जो फसल खड़ी है या जो फसल खलियान में है या फिर चाहे अनाज आ गया है, उसमें केवल हिस्सा बांट हो रही है। मतलब जो हमारा एंड प्रोडक्ट है, जो आखिरी में जो हमको हासिल हुआ है, उसी में से हिस्सा बांट हो रही है। तो अगर वो ज़्यादा उत्पादन हो गया तो उसमें से बराबर का हिस्सेदार तब भी होगा, और अगर कम उत्पादन हो गया तब भी वो बराबर बढ़ जाएगा। तो यदि हम मसाहत प्रणाली की तरफ ध्यान दें तो मसाहत प्रणाली में ऐसा होता था कि भूमि की पैमाइश कर दी उन्होंने, भूमि नाप ली और उनके हिसाब से इतना यहाँ पैदावार होनी चाहिए। अब वो चाहे पैदावार, मान लीजिए आप कोई वर्षा नहीं हुई उस साल और पैदावार कम हुई, लेकिन फिर भी कर उनको उसी निर्धारित मात्रा के हिसाब से देना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ पे अगर पैदावार मान लीजिए कम होती है, मान लीजिए 100 किलो की जगह 50 किलो ही पैदावार होती है, तो उनको 25% अगर लगान देना है या 50% भी मान लीजिए लगान देना है, तो जब 100 किलो पैदावार होती तो 50% उसका 50 किलो लगान देते। लेकिन अगर पैदावार ही 50 किलो हुई तो वो लगान कितना देंगे? अगर मसाहत प्रणाली में देखें तो उनको अभी भी 50 किलो देना पड़ेगा, यानी उनके पास कुछ नहीं बचेगा। लेकिन अगर हम बटाई प्रणाली को देखें तो अब उनको 50% यानी कि 25 किलो लगान देना है और 25 किलो उनके पास आ गया। तो इस तरह से जो लाभ और हानि हो रही है उसमें सरकार और किसान दोनों बराबर के हिस्सेदार थे। इसलिए बटाई प्रणाली से काफ़ी किसानों को राहत मिली गियासुद्दीन प्रणाली के अपेक्षा। और इसके साथ ही गियासुद्दीन तुगलक ने एक आदेश ऐसा जारी किया कि जो कर की वृद्धि है वो 1/11 से 1/10 से 1/11 से लेके 1/10 तक, इससे ज़्यादा अधिक ना बढ़ाई जाए प्रति वर्ष। तो इससे काफ़ी इनको राहत मिली। लेकिन जब मोहम्मद बिन तुगलक का शासन आता है तो फिर से अलाउद्दीन खिलजी की ही प्रणाली को पुनः लागू कर देता है और भूमि कर की जो दर है वो 1/2 फिर से करवा देता है, यानी कि फिर से पैमाइश करवाता है, मसाहत प्रणाली को लागू करता है और जो भूमि कर की दर फिर से 1/2 हो जाती है। क्योंकि उपज को नकद में परिवर्तित करते समय वास्तविक मूल्यों को नहीं बल्कि सरकारी मानक मूल्य को ध्यान में रखा जाता था, इसलिए लंबे चलने वाले कृषक विद्रोह हुए मोहम्मद बिन तुगलक के समय में। अब इसको मैं थोड़ा समझा देता हूँ, ये थोड़ा सा टेक्निकली समझ लीजिए। जो उपज हो रही है उसको जब इन्होंने नकद में बदला है तो उस समय इन्होंने वास्तविक मूल्यों को मद्देनजर नहीं रखा बल्कि सरकारी मूल्यों को रखा। अब सरकारी मूल्य जो है वो हमेशा वास्तविक मूल्य से कम होंगे। जैसे अभी आप कहीं पे भी देख लिया, अगर आज के हम बारे में बात करें तो जिस मूल्यों को सरकार निर्धारित कर रही है वो हमेशा चीज़ों के मूल्य कम होंगे, बल्कि उसके जो मार्केट रेट हैं, जो उसकी मार्केट में अगर हम वैल्यू देखें तो हमेशा ज़्यादा होगी। तो इसकी वजह से क्या होता था, जो कर है वो किसानों को बहुत अधिक देना पड़ता था, अनाज की बहुत ज़्यादा मात्रा उनको देनी पड़ती थी। क्योंकि सरकार के हिसाब से तो 10 रुपए का अनाज है, 10 रुपए का किलो आलू है, लेकिन किसान के हिसाब से वो 15 रुपए का किलो आलू है। तो उस समय किसान को अगर आलू उसको देने हैं कर के रूप में तो उसको अधिक आलू कर के रूप में देने पड़ेंगे, अपना जो उत्पाद है वो अधिक देना पड़ेगा। तो इसकी वजह से जो किसान थे वो काफ़ी विद्रोही हो गए और बहुत लंबे समय, मोहम्मद बिन तुगलक के समय में काफ़ी लंबे समय तक किसानों के विद्रोह चलते हैं। अब मोहम्मद बिन तुगलक के काल में एक और प्रथा की शुरुआत होती है, वो है मुकाता प्रथा। मुकाता प्रथा क्या है? ठेके पे ज़मीन देने की प्रथा है ये। मुगल काल अगर आपने पढ़ा होगा तो उसमें इजारेदारी आपने पढ़ी होगी। ये इजारेदारी का ही नाम है, जो कि सल्तनत काल में हमको जो शब्द मिलता है वो मिलता है मुकाता, और मुगल काल में हमको जो शब्द मिलता है वो इजारेदारी। फिरोज ने सूबों और परगनों का फिर से मूल्यांकन करवाया और 6 वर्ष की मेहनत के बाद खालसा के राजस्व को 6 करोड़ 85 लाख टन का निश्चित किया। तो अब यहाँ से फिरोज तुगलक का जब शासन आएगा तो फिर से बहुत ज़्यादा रियायत दी जाएगी राजस्व वसूलने में, और जो दर थी 1/2 वो अभी फिर से कम हो जाएगी।
और इसने जो अबवाब थे, अबवाब क्या हैं, जो अतिरिक्त कर है जिसके बारे में हमने पिछले लेक्चर में भी बात की थी, इनको अबवाब जो थे इनको हटा दिया इसने, और इसके परिणाम स्वरूप कृषि में काफ़ी विस्तार हुआ। और जो एक इतिहासकार हैं मोरलैंड, अंग्रेजी इतिहासकार हैं, इनके अनुसार फिरोज के अधिकारियों को काफ़ी लाभ हुआ होगा, क्योंकि जो वास्तविक हासिल था वो निश्चित जमा से काफ़ी अधिक था। अब ये जो निश्चित जमा है इसको हम जमा बोलते हैं, 6,85,00,000 ये निश्चित जमा है, या इसको हासिल। अब जमा और हासिल में थोड़ा सा बता देता हूँ। जमा वो है जो आपने निश्चित जमा मतलब निश्चित जमा वो है जो आपने निर्धारित किया था, और हासिल वो है जो आपको वहाँ से मिला, जो वहाँ से प्राप्त हुआ। तो जो वास्तविक हासिल की बात मतलब ये है कि जो वास्तविक जो उत्पादन हुआ है वो निश्चित जमा से काफ़ी अधिक था। यानी कि हमने निश्चित जमा किया था 6,85,00,000, और हमको जो वास्तविक मिला वो इससे काफ़ी अधिक मिला। तो वास्तविक जमा यानी कि 6,85,00,000 से काफ़ी अधिक हुआ होगा, इसलिए मोरलैंड साहब इसके आधार पे ऐसा बोलते हैं कि जो फिरोज के अधिकारी थे उनको काफ़ी लाभ हुआ होगा, क्योंकि उनको जो जमा करना है वो 6,85,00,000 है, मगर हासिल उनको उससे ज़्यादा हो रहा है। फिरोज की मृत्यु और अकबर के शासन के बीच में जो भू राजस्व की नीतियां हैं वो काफ़ी मिश्रित रहती हैं, और जब लोधियों का काल आता है तो इब्राहिम ने शुरुआत में नगद और अनाज दोनों में भू राजस्व वसूला, किंतु बाद में केवल खाद्यान्न के रूप में 1/4 की दर से वसूला। तो अब ये देखिए जो लगान है दोबारा से बहुत ज़्यादा कम हो गया है, 1/4 की दर पे आ गया है लोधियों में। जो राजस्व है वो नगद और अनाज दोनों रूपों में लिया जाता था सल्तनत काल में, लेकिन अधिकांश भुगतान जो है नगद किया जाता था, जिससे किसानों को अपना अनाज जो है व्यापारियों को बेचना पड़ता था। और इसी कारण ये जो पूरी व्यवस्था थी कि किसानों को अपना अनाज व्यापारियों को बेचना पड़ रहा है, इसमें बंजारे भी शामिल हैं, बहुत सारे और भी व्यापारी दल हैं। तो ये जो पूरा राजस्व ढांचा है इसने एक बाजार प्रथा का निर्माण किया, और इसकी वजह से मुद्रा प्रचलन को काफ़ी प्रोत्साहन मिलता है। तो सल्तनत काल में इसीलिए मुद्रा प्रचलन काफ़ी प्रोत्साहन मिला, जिसके बारे में हम अपने अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। मुद्रा के बारे में पढ़ेंगे हम, मुद्रा प्रणाली कैसी थी और उनकी मुद्रा की क्या खासियत थी, किस सुल्तान के समय में कौन सी मुद्रा जारी की गई और उसकी कितनी वैल्यू थी, और किस तरह से मुद्रा जो है वो सल्तनत काल के आर्थिक व्यवस्था के लिए एक ढांचा बनती, एक आधार बनती है। तो इन सब के बारे में हम अगले लेक्चर में अपने पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। यदि आपने मेरा ये लेक्चर चैनल सब्सक्राइब ना किया हो तो इसको सब्सक्राइब कर लें, जिससे आपको आने वाले जो लेक्चर हैं उनका भी नोटिफिकेशन मिलता रहे।